हेलो गाइज, आप सभी को इस चैनल पे फिर से स्वागत है। ये हमारा क्यूज का सेशन है और आज के सेशन में देखते हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दे पाते हैं। तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर आपको विचार करना है। बताना है कि इनमें यानी सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है। तो देखिए, इसका सही जवाब है इन चारों को जो है अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया गया है, यानी सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया गया है। इसमें डी ऑप्शन आपका सही है। भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध तथा पारसी को जो है अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया गया है। अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं। चुनाव आयोग के बारे में जो कथन सही है वो है आपका, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन को आप देखिए, इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। चुनाव आयोग के बारे में बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। पहला जो है अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमता शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 143 यह जो है सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद जो 360 है यह कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और अनुच्छेद 148 से 151 में कह रहा है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य जो है इसमें दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा अनुच्छेद सही है, इनमें कौन सा मिलान सही है, वही आपको बताना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, इसका सही जवाब जो होगा बी ऑप्शन सही है, 1, 2 और 3। यानी आपका जो 148 से 151 है, 148 से 151 ये वाला जो अनुच्छेद है भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य से संबंधित नहीं है, यानी कि ये वाला अनुच्छेद सही नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में देख लेते हैं कि अनुच्छेद 148 से 151 जो है ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियां और कार्यों से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है। पहला जो इसमें दिया गया है, यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय रखता है। दूसरा कह रहा है अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है। तीसरा, यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है। और चौथा, अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है या उसे रोक दिया गया है। तो बताइए इसमें सही विकल्प कौन सा है, आपको सही विकल्प चुनने हैं। तो देखिए, इसमें सही जो विकल्प है केवल 4, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्यों, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। नोट है, देखिए इसमें जो नोट्स में दिया गया है कि अनुच्छेद जो 102 है, एक संसद के रूप में निर्वाचित होने के लिए यह अयोग्यता है। और इसमें जो पहला कंडीशन दिया गया है कि किसी व्यक्ति को या तो संसद भवन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसमें ए ऑप्शन में, पहला के ए में कह रहा है कि अगर वह भारत का या किसी भी राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई कार्यालय रखता है तो कानून द्वारा संसद द्वारा घोषित कार्यालय के अलावा अपने धारक को अयोग्य घोषित नहीं किया जाता है। बी कह रहे यदि वह अस्वस्थ दिमागों में है, और यानी कि वह अस्वस्थ है, वो दिमागी उसकी हालत सही नहीं है और एक सक्षम अदालत द्वारा घोषित किया गया है। सी कह रहा है अगर वह एक निर्विवाद दिवालिया है, यानी इसे दिवालिया घोषित कर दिया गया है। और डी कह रहा है कि यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर लिया है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुपालन की स्वीकृति के तहत है।
ई कह रहा है कि यदि वह संसद द्वारा किए गए किसी भी कानून के तहत या उसके तहत अयोग्य है तो स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के तहत लाभ के कार्यालय को केवल कारण से नहीं माना जाएगा कि वह या तो संघ के लिए है या ऐसे राज्य के लिए मंत्री है। और दूसरा करें, यदि किसी व्यक्ति को 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है तो किसी व्यक्ति को संसद भवन के सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो ये सारे अयोग्यता के जो नियम है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या इनमें कंडीशन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो 6ठी अनुसूची में जिन 4 राज्यों के बारे में बताया गया है अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित, उसका नाम बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अलग से लिया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? किस अनुसूची में नया राज्य बनाने के जो नियम है दिए गए हैं? तो इसमें सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब है पहली अनुसूची। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का जो है वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? भारत का जो संविधान है भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। इसका सही जवाब है वास्तविक न्यायाधिकार के अधिकार जो है देता है, यानी बी ऑप्शन हाँ सही है, बी ऑप्शन सही जवाब है। देखिए भारत का संविधान जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? बताना है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है राज्य विधानसभा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? स्वर्ण सिंह समिति बहुत इंपॉर्टेंट समिति है और ये क्वेश्चन जो है बहुत इससे पहले के एग्जामों में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति जो है यह जो समिति है जिसके लिए जानी जाती है वो है आपका, बताइए सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति को जो है गठित किया गया था, यानी यह जो है आपका सी ऑप्शन सही जवाब है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को जो है इसमें शामिल करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति ने समीक्षा की थी, यानी इन्होंने इनका स्वर्ण सिंह समिति जो है इस चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य का संबंध जो है स्वर्ण सिंह समिति के साथ है। और इनके बारे में देख लेते हैं, यानी इस समिति के बारे में जो इंपॉर्टेंट नोट्स है देख लेते हैं। देखिए 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल 1975 से 1977 के बीच इसके संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों और मतलब आवश्यकता के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की गई थी और इसने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि अधिकारों के अलावा उनके पास भी
कुछ कर्तव्य हैं। केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत यह अधिनियमित किया और इस संशोधन ने संविधान में भाग 4A का एक नया हिस्सा जोड़ दिया। तो 4A किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से। और ये कब जोड़ा गया था? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित की गई है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, यानी ए ऑप्शन। और देखिए इसमें जो है मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं जिनमें 6 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यकर्ताओं या अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित करने। क्वेश्चन पूछा गया कि कार्यकर्ता या अधिकारियों को जो है प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है राज्यों के गवर्नर्स अपने संबंधित राज्यों में जो है, दूसरा है प्रमुख राष्ट्रपति उप प्रधानमंत्री, और तीसरा है राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल मंत्री। तो आपको इनका जो है क्रम बताना है कि किस क्रम में ये व्यवस्थित होंगे। तो इनका जो क्रम है, पहले आएंगे राज्यों के गवर्नर्स, इसके बाद आएंगे प्रमुख राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री, और तीसरा जो आएंगे वो आएंगे राज्यसभा और लोकसभा के केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल मंत्री। 1 2 3, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? 4 ऑप्शन है, बताना है कि कौन सा विषय जो है 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में शामिल है। तो देखिए इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया उसमें जो 1 है यानी बी ऑप्शन जो है इसमें समवर्ती सूची में इसे जो है शामिल किया गया है। और इसके बारे में देख लेते हैं, एक लाइन है, समवर्ती सूची वह सूची होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। 1 जो है समवर्ती सूची का विषय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? यानी उपराष्ट्रपति इनको हटाने का प्रस्ताव बताना है कि किस सभा में पेश किया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए मतलब प्रस्ताव जो पेश किया जाता है वो है केवल राज्यसभा में, यानी राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है, तो केवल राज्यसभा, बी ऑप्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनके बारे में एक लाइन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सीमा प्रबंधन विभाग जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत यह एक विभाग है? तो इसका सही जवाब होगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत। देखिए सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन राज्यों में विधान परिषद है? 4 राज्यों का नाम दिया गया, बताना है कि किन राज्यों में विधान परिषद है। तो देखिए यूपी, बिहार और जम्मू कश्मीर, यहाँ पे विधान परिषद गठित है, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपको बताना है कि अभी किन राज्यों में यानी कितने राज्यों में विधान परिषद गठित है और किन किन राज्यों में, तो कमेंट करके आपको उन राज्यों का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार संशोधन विनियमन 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विनियमन निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी रक्षा करेगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि किसका, यानी कि यह जो विनियमन है निम्नलिखित जनजातियों में से किसका रक्षा करेगा? ए ऑप्शन है ओंगेस, बी है सोम्पेस, और सी है सेंटिल्स, और डी है जारवास। तो देखिए इसका सही जवाब होगा जारवास, यानी डी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? इसका सही जवाब होगा
केंद्रीय गृह मंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है? पहला है निर्यात कर, दूसरा है समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स, तीसरा है कृषि आय पर टैक्स और चौथा है बिजली की खपत या बिक्री पर टैक्स। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा निर्यात कर और समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स, यानी सी ऑप्शन। देखिए, कृषि आय और बिजली की खपत या बिक्री पर कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल है। पहला में कह रहा है कि संसद के घरों के प्रेसिडिंग अधिकारियों की वेतन और भत्ते, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, तीसरा है कैग की सैलरी और भत्ते, चौथा ऑप्शन मतलब जो पॉइंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पेंशन और पांचवा पॉइंट है उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन। बताना इनमें से कौन सा सही है। देखिए, इनमें जो सही है सभी सही है, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बताना कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो है आरक्षण दिया गया है? तो आर्टिकल 330 के तहत जो है यह व्यवस्था किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका न्याय क्षेत्र किस न्यायालय के देखरेख में आता है? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के तहत। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र के न्याय का कोर्ट जो कार्य है पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ करती है। तो याद रखिएगा, कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र के न्याय कार्यों का जो है संचालन करती है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य जो है कौन सा न्यायालय करता है? तो केरल हाई कोर्ट, बी ऑप्शन। केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। यह कोची में है और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। तो केरल हाई कोर्ट जो है केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को जो बदल सकते हैं, कौन बदल सकते हैं? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को संसद के द्वारा जो है कानून बनाकर चेंज किया जा सकता है, यानी कानून द्वारा संसद। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। देखिए, प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10 हो गई, 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में 25 हो गई है। वर्तमान में यह संख्या अब कितनी है आपको बताना है। कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में संख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्षों तक कार्य करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? इसका सही जवाब है 10 वर्ष तक। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। इसकी एक योग्यता यह भी है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस मतलब संशोधन से जो है बनाया गया है? तो दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश जो है संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 69वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका सही जवाब है 20 लाख ऊपर की संख्या वाले राज्यों में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली जो है गठित की जाने की व्यवस्था की गई है, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही जवाब है। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत केवल जो है उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। तो 3 स्तरीय जो पंचायत राज प्रणाली है उसको याद रखना है कि कौन कौन सा इसके तहत आता है। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट है, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। दूसरा है, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद में है। और तीसरा पॉइंट है, राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर जो है किया जाता है। इनमें से आपको सही विकल्प को चुनना है, कौन सा सही जवाब है इसमें। तो देखिए इसमें सही जवाब है आपका पहला और दूसरा, न कि तीसरा। तीसरा आपका इसमें सही जवाब नहीं है। तो तीसरा बयान सही इसलिए नहीं है क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है, ठीक है, न कि मुख्यमंत्री के नाम पर। तो पहला और दूसरा यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? बताइए, राज्यपाल को उसके कार्यकाल से किसे हटाने की शक्ति दी गई है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति को। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, अतः राष्ट्रपति ही राज्यपाल को जो है हटा सकता है। तो याद रखिएगा, राज्यपाल जो होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, यानी इनके अधीन कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर आपको विचार करना है। पहला है सिंधी और नेपाली, दूसरा है कोंकणी और मणिपुरी, तीसरा है बोडो और संथाली, चौथा है संथाली और कोंकणी, पांचवा है डोगरी और मैथिली। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपयुक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। तीसरा और जो पांचवा पॉइंट है आपका सही जवाब है। देखिए 1967 में सिंधी को शामिल किया गया था, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, और 2003 में बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी को, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 30(1). संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? इसका सही जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन है। देखिए इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार, यानी डी ऑप्शन आपका जो है सही जवाब है। 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत
मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और रोकथाम के लिए जो है एक सुरक्षा प्रदान किया गया है। तो 22 के तहत यह जो है सुरक्षा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? यानी भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव में कौन सा चुनाव जो है इससे संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब है राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाओं के चुनाव जो है भारत के जो निर्वाचन आयोग है ये नहीं करता है, बल्कि कौन करता है? ये राज्यों के चुनाव आयोग करते हैं। यानी कि चुनाव आयोग में संसद, राज्य विधायिकाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों की जो है अधीक्षण, दिशा और नियंत्रण की शक्ति जो है प्रदान की गई है। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है, संविधान का अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी 123 किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। जो अनुच्छेद 123 है यह राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है, यानी आपका ए ऑप्शन सही जवाब है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 123 है यह राष्ट्रपति के जो है अध्यादेश से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि राष्ट्रपति जो है पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है। तो देखिए, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इन दोनों के स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है घोषित किया जा सकता है। तो पहला और दूसरा आपका सही जवाब है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। तो अब आंतरिक अशांति शब्द कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है हटा दिया गया और इसके स्थान पे सशस्त्र विद्रोह का शब्द जो है जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र जिस उच्च न्यायालय का है उसका नाम है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बी ऑप्शन। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र जो है 7 राज्यों में है। तो याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? यानी ज्वाइंट सिटिंग है इसको नहीं बुलाया जाता है किस बिल के लिए? तो इसका सही जवाब है, बताइए, साधारण विधेयक और धन विधेयक, और सी है संविधान संशोधन विधेयक, और डी है 2 और 3। तो देखिए, इसमें जो सही जवाब है 2 और 3, यानी कि धन विधेयक यानी 2 और 3 का मतलब बी और सी का मतलब है धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के लिए जो है संयुक्त सदन का प्रावधान है, यानी ज्वाइंट सिटिंग का जो है प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो बताना है पीएमओ के बारे में जो असत्य कथन है, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा सही है। पहला जो ऑप्शन है यह संवैधानिक संस्था है। तो देखिए, यह पहला ही जो है ऑप्शन आपका सही हो जाता है, यह असत्य कथन है। प्रधानमंत्री कार्यालय जो है पीएमओ जो है एक गैर संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहां से लिया गया है? संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसा कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है ये विशेषताएं हैं, मतलब कई प्रमुख विशेषताओं में से यह भी विशेषताएं जो है लिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो देखिए,
जो फारसी भाषा है ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें कौन सा भाग जो है संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए आपका जो डी ऑप्शन है, जिसे जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं, न्यायिक समीक्षा कहते हैं, इसको संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन याद रखिएगा। न्यायिक समीक्षा जो है संविधान का आधारभूत भाग है, यानी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी जो संशोधन का प्रस्ताव है किस देश के संविधान से लिया गया, आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए जो संशोधन का प्रस्ताव है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है लिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप लोग को एक दो बार देख लेना चाहिए कि कौन सा जो संविधान में कौन सा चीजें जो है किस किस देशों के संविधान से लिया गया है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो राज्यसभा के बारे में आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन जो है असत्य है। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये ए ऑप्शन सही है। बल्कि देखिए राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन का जो जवाब है ए ऑप्शन गलत है और राइट आंसर ए ऑप्शन है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, 238 चुने जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? तो भारत की संसद में कौन कौन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको याद होना चाहिए। भारत के संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, न कि प्रधानमंत्री भी, तो कंफ्यूजन हो सकता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर भारतीय संसद बनती है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25 मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया, जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल हैं। कौन कौन से स्कूल शामिल हैं? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को जो मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया है, इनमें जो स्कूल शामिल हैं वह सरकारी स्कूल हैं, अनुदानित प्राइवेट स्कूल भी हैं, बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल भी है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर आपको ध्यान देना है। पहला पॉइंट है भारत का मुख्य न्यायाधीश और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति उपरोक्त में से किसकी नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब है पहला और दूसरा, यानी दोनों से, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राष्ट्रपति यदि आवश्यक सोचते हैं तो लेख 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्ति करने के लिए राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान, लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि इस प्रावधान के बावजूद भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों से माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है, बशर्ते अन्य राज्यों में भी ऐसा ही कर लगा हो। राज्य ऐसा कानून बना सकता है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 301 के अनुसार अगर बात करें तो यह कहता है कि आम जनता के हित में क्षेत्र, मतलब जो हित में है क्षेत्र, इसके कुछ हिस्से संसद प्रतिबंधित लगा सकती है। किसके लिए? आम जनता के हित में कुछ क्षेत्रों को संसद क्या करेगी? प्रतिबंध लगा सकती है, अनुच्छेद 301 के अनुसार अगर बात करें तो। जैसे कि एक अकाल राज्य संसद को कुछ भेदभाव कानून लागू करने का नेतृत्व कर सकता है, अगर वह भेदभाव सार्वजनिक हितों के पक्ष में है तो।
अनुच्छेद 303 के अनुसार अगर बात करें तो भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों से माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है, बशर्ते अन्य राज्यों में भी ऐसा ही कर लगा हो। इस तरह का कर जो है राज्य लगा सकता है या नहीं, इसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1986 में नागरिकता अधिनियम के विभिन्न संशोधनों में निम्नलिखित परिणाम दिए गए। पहला, दोहरी नागरिकता। दूसरा, 18 साल की उम्र में सही मतदान। तीसरा, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि के शरणार्थियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाई। बताना इनमें से कौन से सत्य हैं। इन 3 पॉइंटों को आपको देखकर बताना है कि इनमें से यानी 3 पॉइंटों में कौन कौन सही है। तो देखिए इसमें जो सही है वह केवल 3 यानी सी ऑप्शन। पहली बात यह है कि हमें ध्यान रखना होगा कि भारत के संविधान ने पूरे देश के लिए एक नागरिकता प्रदान की। ओसीआई और पीआईओ जैसी मतलब अवधारणाओं के बावजूद जिन्हें अब विलय कर दिया गया है, भारत में कोई दोहरी नागरिकता नहीं है। जो लोग इन श्रेणियों में हैं वे मतदान अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मतदान का अधिकार संवैधानिक है और 61वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? पहला पॉइंट है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है विधानसभा सदस्य। अब ध्यान यह देना है कि राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों से चुना जाता है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है लोकसभा और राज्यसभा, यानी पहला और दूसरा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राज्यसभा का सभापति जो है किसके माध्यम से चुना जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, इनके मतों से। तो राज्यसभा का सभापति इन्हीं के मतों से चुना जाता है, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार अगर बात करें तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुना जाएगा। राज्यसभा के उपसभापति को केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है, तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आप कमेंट जरूर किया करिए, किसी भी पॉइंट या किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।